आज हम पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा दैट इज, हमने इंटीग्रेट तो करना होगा, हमने पार्शियल मेथड का भी यूज करना होगा, लेकिन पार्शियल मेथड के साथ साथ हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना होगा। यानी आज का जो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे या आज का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग दो टेक्निक्स का यूज करेंगे। ठीक है, एक तो पार्शियल मेथड का यूज करेंगे ही साथ साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास का। ठीक है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 16 पर आप अच्छे से फोकस करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है। आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x टाइम्स x टू द पावर n प्लस 1 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस बार जो है आपने दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है, साथ साथ आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो पार्शियल मेथड है उसका भी आपने क्या करना है, यूज करना है। देखो ध्यान से, अब इस तरह अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। अब तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे क्या है, x टू द पावर n है। यहाँ पे क्या आपका x टू द पावर n है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, x टू द पावर n का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि भाई x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है दैट इज n x n माइनस वन होता है। ये आपको पता है कि भाई x टू द पावर n जो होता है, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या जब भी हम लोग उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट n x n माइनस वन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो n x n माइनस वन है ना, इससे हम लोग ऊपर में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए एक बात आती है, क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, एंड इंटीग्रेट करना है, लेकिन कैसे इंटीग्रेट करना है, तो पार्शियल फॉर्म पे इंटीग्रेट करना है, यानी पार्शियल मेथड का यूज करके हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई पार्शियल मेथड का यूज तब ना करोगे आप जब इसको पार्शियल फॉर्म पे आप ला पाओगे। तो आप बोल सकते हो इसको ऐसे कि हम लोग उसको पार्शियल फॉर्म पे लाना चाहते हैं, दैट इज वाई हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, यानी आप ऐसा समझो, एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, दैट इज एन एक्स एन माइनस वन जो होता है, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करते, देखो मल्टीप्लाई करके दिखाते, एन एक्स एन माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई करा और एन एक्स एन माइनस वन से हमने क्या करा, यहाँ पे हमने डिवाइड करा। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एन एन करेक्ट कर देते हैं। तब इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ भाई हम लोग जो है एक्स टू द पावर एन माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई करा और हमने डिवाइड करा, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो थोड़ा आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। तो ये तो भाई एक्स टू द पावर एन माइनस वन यहाँ पे आगे, इसको आप एज इट इज लिख दो, ऑल ओके। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि भाई अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो आपने क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो इसका पावर कितना, वन है ना, इसका पावर कितना, एन माइनस वन है, तो चलो इसका पावर जोड़ दिया जाए, एक्स टू द पावर वन प्लस एन माइनस वन, ऑल ओके। अच्छा उसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन है इसको आप एज इट इज लिख दो, यानी एक्स टू द पावर एन प्लस वन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये वन और वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया दैट इज एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऑल ओके। एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन क्या बचा, ये x बचा और x टू द पावर n बचा, तो यहाँ पे आप लिख दो x टू द पावर n टाइम्स x टू द पावर n प्लस वन बच गया। ऑल ओके, यहाँ तक समझ आई बात आपको। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे गिवन हो ना उसका आपने डेरिवेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई करना और आपने डिवाइड करना। चलो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखो, अब इसको हम लोग करना क्या है भाई, इसको हमको पार्शियल मेथड के फॉर्म पे लाना है ना, तो कैसे करना पड़ेगा, तो जेड मानना पड़ेगा। इसको क्या करो, जेड मान लो। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, लेट जेड इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो जब जेड मानोगे तो यहाँ पे आपका भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सबसे पहले जेड रखता है, फिर हम लोग डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट एन एक्स एन माइनस वन। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो डीएक्स होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो डीएक्स की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज डीजेड अपॉन एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ तक ऑल ओके। अभी देखो ऊपर में क्या है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसको आप एज इट इज रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने जेड माना था तो जेड रख दो आप, ये जो था इसको आपने जेड माना था तो ये हो गया जेड प्लस वन के फॉर्म पे चला गया, ऑल ओके। यहाँ पे क्या है, डीएक्स है, तो डीएक्स की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करा, दैट इज डीजेड अपॉन एन एक्स एन माइनस वन, ऑल ओके। तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, यानी एक्स टू द पावर एन माइनस वन जो है ये आपका पोर्शन कैंसिल हो गया। और जो ये वन बाई एन है ना, इसको बाहर ले लो आप, है ना, ये जो वन बाई एन इसको बाहर ले लो, तो ये हो गया आपका डीजेड अपॉन जेड टाइम्स जेड प्लस वन। अब देखो ध्यान से, ये जो है आपका ना प्योर किस फॉर्म पे चला गया, पार्शियल। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलो, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म पे चला गया। अब आपने क्या कर देना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है।
फिर आपको पता है फिर क्या करना होता है, लेकिन चलिए हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये तो आप यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ तक क्या क्या करा। चलिए हमने बस ध्यान में रखना है कि हमने किसको जेड माना था, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमने जो है एक्स टू द पावर एन को हमने क्या करा था, जेड माना था। चलो अब हम लोग उसको क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस करके आपको दिखाते हैं। यानी अभी देखो, तो हमने जो है ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो हमारा पूरा फॉर्मेट है, इसको हमने कैसे लिख दिया, कि इसको हमने जो है किस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको हमने जो है इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया। देखिए इसको हमने कैसे एक्सप्रेस करा था, दैट इज ऊपर में इधर हमारे पास 1/n बच गया था, और इधर हमारे पास क्या था, जेड था, है ना, और इधर क्या था हमारे पास, जेड डीजेड था, सॉरी ऊपर में डीजेड था और जेड प्लस 1 था, यानी हमने एक तरह से इसको इस प्रकार से लिख दिया था। और लोग अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीजर हमने करना है ना। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आई होगी बात, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग ये जो पोर्शन है ना, ये 1/z टाइम जेड प्लस 1 जो है, इसको जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना। चलो करके दिखाते हैं आपको, यानी 1/z टाइम्स जेड प्लस 1 है ना, तो कैसे करते हैं हम लोग, लिखते हैं a/z लिखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आप t इसको मान सकते हो, उसको p मानो, q मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको क्या मानते हो, ठीक है। चलिए ये तो होगी बात, तो हो गया। फिर b अपॉन क्या हो गया, जेड प्लस 1, और लोग यहाँ तक। अच्छा फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे एलसीएम लेते हो ना, यहाँ पे ये तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी जेड टाइम जेड प्लस 1 हो गया। फिर इधर क्या हो गया, a हो गया, इधर क्या हो गया, जेड प्लस 1 हो गया, और प्लस क्या हो गया, b इंटू जेड। ये तो पता होगा ना, ये वाला होता है, तो जो होता है उसको नहीं लेते, जो डेरिवेटिव में होता है उसको नहीं लेते हैं, जो नहीं होता उसको लेते हैं। तो ये यहाँ पे जेड प्लस 1 था तो इसको हमने नहीं लिया, जो नहीं था उसको ले लिया, ये कैंसिल हो गया। अभी देखो फिर आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि भाई डेनोमिनेटर को हमको जीरो करना होता है। तो डेनोमिनेटर को जीरो कैसे करोगे आप, या तो आप जीरो पुट करो या तो -1 पुट करो। चलो तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू जेड की जो वैल्यू है जीरो रख देते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला पूरा कैंसिल हो गया ना, तो बचा ये भी तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई, 1। और लोग यहाँ से आपने ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 1 कैलकुलेट कर ली। अच्छा अब क्या करो, एक बार आप जेड की वैल्यू -1 रख दो आप, है ना। इस बार क्या करो, आप जेड की वैल्यू कितनी रख दो, -1 रख दो। तो जेड की वैल्यू -1 रखोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल, तो ये हो गया -b, तो -b इक्वल टू 1 निकल गया। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज -1 कैलकुलेट कर ली। और लोग देखिए अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, अगर ये बात आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको फिर से समझाते। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, जेड रखा, तो जेड की वैल्यू कितनी हमने रखा, जीरो रखा, तो जीरो रखा तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आधी बात समझ में, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये ना बचा आपका, जेड की वैल्यू में जब जीरो रखी तो ये तो ए बचा, और ये तो जेड जीरो हो गया, +1, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 1। फिर हमने क्या करा, जेड की वैल्यू, है ना, जेड की वैल्यू हमने कितना पुट करा, -1 पुट करा। तो -1 पुट करा तो ये हो गया बी, जेड की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो ये किधर हो गया आपके पास, ये हो गया -1। जब हमने पुट करा तो ये हो गया -b इक्वल टू क्या चाहिए, 1, यानी b की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कैलकुलेट कर ली, -1। हमने b की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, और ओके। अच्छा अब हमने क्या करना होता है, कि अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है। तो देखो वैल्यू रखोगे आप यहाँ से तो क्या मिल जाएगा आपको, ए कितना था आपके पास, 1 है, तो 1/z यानी log z हो गया, है ना। 1/z क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा, और ओके। अच्छा फिर क्या है, b है, तो b की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस को आप बाहर ले लो, और फिर 1/z को जब आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा आपको, z प्लस 1 मिलेगा। इसको कैसे लिख सकते हो, तो log z प्लस 1 इसको आप लिख सकते हो ना, पढ़ा होगा आपने लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा यहाँ तक हो गया, ऑल ओके। तो एक तरह से हमने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, ऑल ओके ना, हमने एक तरह से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो अब आपको याद होगा कि हमने जो है जेड किसको माना था, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हमने जो है जेड किसको माना था, जेड हमने x टू द पावर n को माना था, है ना। अभी देखो यहाँ तक ऑल ओके। अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 1/n हमारा शुरू से बाहर था, और इसको हमने इंटीग्रेट करके हमने ये लाया, क्या लाया भाई, हमने log z प्लस 1, और z की वैल्यू कितनी थी, तो x टू द पावर n था, तो ये जो आया आपका फाइनल आंसर आ गया, ऑल ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट का यूज कर, इसमें हम लोग पार्शियल मेथड का भी यूज हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समराइज कर देते हैं, आप समझना ध्यान से। सबसे पहले हमको देखना होगा कोई x टू द पावर n है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव जो है यानी nx n-1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर, और मल्टीप्लाई कर एज वेल एज डिवाइड करा। ये तो n कट गया था ना, तो ऊपर में तो ये बच गया, और ये हमारा जो है ये सिंपल मल्टीप्लाई करा हमने, तो फिर उसको हमने जेड मान लिया, यानी एक्स टू द पावर इनको क्या करा था, जेड माना था। फिर ये फॉर्म पे आ गया, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करा तो हमको ये मिल गया, और फाइनली हमने जेड की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे आपको दोनों करना होगा, यहाँ पे आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना होगा, एज वेल एज आपको जो है पार्शियल मेथड का भी यूज करना होगा। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, 16 की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो ये भी ध्यान से, 17 क्या है, 17 जो है आपका दैट इज cos x है ना, cos x है अपॉन 1 - sin x है टाइम्स
टू माइनस साइन एक्स है, ठीक है। अब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा ट्रिक है। देखो अभी हमने जो बताया ना वही उसी बेस पर है। अगर इसको आप जेड मान लो ना, साइन को जेड मान लो आप, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, डेरिवेटिव है उसका। तो चलो जेड मान लिया जाए, तो लेट जेड इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स हो गया। साइन एक्स, सेम प्रोसीजर, फिर क्या करते हैं हम लोग, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है भाई, कॉस एक्स होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब बेसिक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हमने बहुत पहले आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये हो गया। अच्छा अभी देखो, तो डीएक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अभी क्या हो गया आपका, अभी जो है आपका ऊपर में क्या था, कॉस एक्स था, रख दो कॉस एक्स। इसको आपने जेड माना था तो ये हो गया 1 माइनस जेड, ये भी हो गया आपका 2 माइनस जेड, ऑल ओके। अच्छा इनटू डीएक्स की वैल्यू, तो डीएक्स की वैल्यू आपने कितने निकाली, दैट इज डीजेड अपॉन डीएक्स, नॉट डीएक्स, डीजेड अपॉन कॉस एक्स ना, ये कॉस एक्स, ये हमने कैंसिल कर दिया, ऑल ओके। अच्छा अब आपके पास क्या बचा, अब वो देखो, अब आपके पास बच गया दैट इज 1 अपॉन, आपके पास बच गया 1 अपॉन 1 माइनस जेड, है ना, टाइम्स 2 माइनस जेड। आपने इसको एक तरह से क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आपको ध्यान होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं बराबर a अपॉन 1 माइनस जेड लिखते हैं, प्लस हम लोग क्या करते हैं b अपॉन 2 माइनस जेड, हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं, याद आ रहा है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे आप तो कैसे करोगे, आपको करके दिखाई देते हैं हम यहाँ पे। ये था हमारे पास क्या चीज, 1 माइनस जेड था, और ये था हमारे पास 2 माइनस जेड था। और इधर जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, इधर आपके पास हो गया 1 माइनस जेड इंटू क्या हो गया 2 माइनस जेड, ठीक है। ये देखो 1 माइनस जेड तो है, यानी ऊपर कौन सा जाएगा, ये जाएगा आपके पास 2 माइनस जेड जाएगा, प्लस बी 2 माइनस जेड है यहाँ पे, तो 2 माइनस जेड नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस जेड जाएगा, ऑल ओके ना, ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब आपने क्या कर देना है, यहाँ से अब आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर आप देखो यहाँ पे, अब सोचो खुद से कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको, आपका जो डेनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। अगर आप जेड की वैल्यू 2 रखोगे तभी आपका डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका यही टारगेट होता है कि भाई हमने जो है डेनोमिनेटर को क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, यानी हम लोग एक बार जो है जेड की वैल्यू कितना हम लोग रख देते हैं, एक बार हम लोग 1 रखेंगे और एक बार हम लोग 2 रखेंगे। क्यों 1 और 2 रखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे अगर हम 1 रखने पे हमारा डेनोमिनेटर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तब भी हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 0 आ जा रहा है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा करेंगे। तो इफ यू पुट जेड इक्वल टू 1, ठीक है, तो जेड 1 पुट करो तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 2 माइनस 1, क्योंकि जेड की वैल्यू हमने 1 रखा तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी ए, यानी ए यहाँ से आपको निकल गया 1, यानी हमने यहाँ से ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली 1, ऑल ओके। अच्छा अब आपको जेड की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो जेड 2 पुट करोगे तो ये पूरा कैंसिल, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 0। यहाँ पे जब एक में से 2 घटाओगे तो मिलेगा आपको -1, यानी माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कितना भाई, -1। हमको ए मिल गया और हमको बी मिल गया। अब हमने क्या करना होता है, ए बी की वैल्यू रख देना है और हमको इंटीग्रेट कर देना है। यानी अब मान लो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, चलो इसको भी इंटीग्रेट करना और इसको भी हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई है ना, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, और बी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे -1 लिख दो, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो इसको अब क्या करोगे, अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, log 1 माइनस जेड मिलेगा, और ओके ना, ये तो माइनस है ही यहाँ पे ऑलरेडी। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log 2 माइनस जेड। अब बात आती है, प्लस ही तो लगा दो अब यहाँ पे। अब बात आती है कि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इंटीग्रेशन में जो कॉफिशिएंट होता है ना, तो उसका जो सिंबल, जो उसका जो साइन होता है ना, वो भी क्या आ जाता है, आगे आ जाता है या नीचे। आप बोलो क्यों नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो सेम आ जाएगा, सेम बात होगा, है कि नहीं। अभी देखो जब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात, तो अभी देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वो देखो। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो जेड था ना, ये जो जेड था इसका कोफिशिएंट क्या था -1, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस है, यहाँ से माइनस निकलेगा, यहाँ से माइनस निकलेगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसको मान लो आप ए मान लो, इसको मान में क्या मान लो, बी मान लो। तो log a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस बी, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई बी। इसको आप ऐसे लिख दो, log a बाई बी, यानी log 2 माइनस जेड, और लुके ना 2 माइनस जेड अपॉन वोट 1 माइनस जेड। अब जेड जिसको आपने माना था, जेड किसको माना था आपने, साइन को माना था ना जेड, तभी ना कॉस काटा था। तो यहाँ पे साइन रख दो। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आ गया ना, आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया, दैट इज log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज log जेड। आपने किसको माना था, साइन को माना था। तो क्यों माना था, क्योंकि भाई उसको ऊपर डेरिवेटिव गिवन है। तो ये आपका जो है ना पार्ट 4 जो है ना, ये आपका आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो इसमें दोनों का आपने यूज करना है, ठीक है। आपने जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, एज वेल एज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। चलो ये तो हो गई बात 17 नंबर की, यानी 17 हमने सॉल्व करा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। ये दो 17 नंबर क्वेश्चन था ना, अभी थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चलो 18 को देखो आप ध्यान से, 18 नंबर क्या है पहले। तो 18 नंबर है दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज x²
प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपने पता पता करना होगा कि भाई जो भी गिवन फ्रैक्शन है कि क्या वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ना। सबसे पहले तो ये आपको देखना होता है। तो क्लियर कट केस है कि भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पे डिग्री 4 और ऊपर भी डिग्री 4, यानी डिग्री सेम है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर हमको कन्वर्ट करना है, प्रॉपर हमको चाहिए होगा तो डिग्री ज्यादा होनी चाहिए ना। तो दैट इज वाई हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करके हमने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, क्यू प्लस आर बाई डी, वो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना होगा। चलो करते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और काफी आपको डिवाइड करने में काफी परेशानी आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि भाई लेट टी इक्वल टू मान लेते एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे टी पी सी कुछ ही मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। अभी किस प्रकार से चला गया, अभी जो है आपका इस प्रकार से चला गया, यानी टी प्लस 1 हो गया, फिर हो गया आपके पास टी प्लस 2 हो गया, ऑल ओके ना। यहाँ पे हो गया फिर आपका टी प्लस 3, फिर हो गया आपके पास क्या चीज, टी प्लस 4। ये इस फॉर्मेट पर चला जाएगा, ऑल ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। चलो तो मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई करें पहले, क्योंकि भाई हमको डिवाइड करना है ना। डिवाइड किसको करोगे आप, इस तरह से तो डिवाइड नहीं ना कर पाओगे आप, है कि नहीं। दैट इज वाई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 मिलेगा, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आना चाहिए ना, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। तो मल्टीप्लाई तो आपको उम्मीद है कि आपको आता होगा। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा मान लेते हैं कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता, चलो ये भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, आपको सिंपल सा तरीका, टी स्क्वायर लिख दो, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, तो 3 और 4 कितना होता है, 7, 70 लिख दो। और ये देखो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 और 3 कितना हो गया, 3 चौका कितना हो गया 12, यानी ये हमको मिल गया, है ना। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं करा, अभी हमने जस्ट उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग जो इम्प्रॉपर है, ये जो इम्प्रॉपर है इसको लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम लोग क्यू प्लस आर बाई टी के फॉर्म पे लिख देते हैं। ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको इस फॉर्मेट पर मिलेगा, दैट इज 1 माइनस 4t प्लस 10, है ना, 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यानी इस फॉर्म पे आपको मिलेगा। यानी आपने अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने इन दोनों को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। आई बात समझ में। अच्छा, ये फॉर्म किस फॉर्म पे हमने लिखा, तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज करा, दैट इज क्यू प्लस आर बाई डी का हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। आ रही बात समझ में। अब इस तरह के कैसे डिवाइड करा जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने पिछले क्लासेस में, यानी लेक्चर नंबर 3 जो था हमारा 2 में था, हमने काफी करे हुए हैं। ठीक है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको समझने में समस्या हो रही है तो आपको हम करके भी दिखा देते हैं, लेकिन आपको खुद से करना चाहिए क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया है इस पे, है ना। तो चलो ये अब जो हमारा है ना, ये हमारा मिल गया, यानी एक तरह से हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो हमको मिला फाइनल, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर 7 प्लस 7t प्लस 12, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके। तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको आप i1 मान लो, इसको i2 मान लो। तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका, इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको यहाँ मिला ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऑल ओके ना, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं। तो ये क्या हमारे पास है, हमारे पास है 4t प्लस 10 है ना। और इसको आप जब इसको कैसे ले सकते हो, इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 7 और 12 है, यानी दो नंबर सोचो कि भाई जिसको जोड़ने पर 7 मिल जाए और गुना करने पर 12 मिल जाए, तो आप ले लो 3 और 4, यानी t प्लस 3 है और यहाँ पे क्या हमारे पास t प्लस 4 है। ठीक है, ऑल ओके यहाँ तक। फिर इसको कैसे करोगे आप, तो a प्लस a अपॉन क्या हो गया, t प्लस 3 हो गया। फिर क्या हो गया, b अपॉन क्या हो गया, t प्लस 4 हो गया। ऑल ओके। फिर आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एलसीएम लोगे, फिर ऐसे क्या करोगे, आप ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आ रही बात समझ में, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। क्या करोगे आप यहाँ पे, इंटीग्रेट करोगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपको करके दिखा देते हैं कि भाई आप यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे ना, यानी आप जब इसका एलसीएम लोगे एंड एलसीएम लेने के बाद आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ जो है ना आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं कि यहाँ जो आपको ए की वैल्यू मिलेगी ना, वो मिलेगा 6। आ रही बात समझ में। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी 6 और आपको बी की वैल्यू मिलेगी दैट इज -2। आ रही बात समझ में। यहाँ जो आपको ए की वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगा एंड जो आपको बी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2 मिलेगा। ऑल ओके। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब देखो हमने कुछ चीजें डायरेक्ट कर रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से आप डिटेल में अच्छे से बना के करना। ठीक है, अभी देखो ए की वैल्यू आप यहाँ पे जब 6 रखोगे, अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना है, 6 है ना, तो 6 अपॉन टी प्लस 3। तो आप जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 6 लॉग
क्या हो गया टी प्लस थ्री, और टी आपने किसको माना था, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया हमारे पास 6 टाइम्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मिल जाएगा। ठीक ठीक है, फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -2, तो भैया माइनस कर दो आप यहाँ पे, फिर 2 लिख दो, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टी प्लस 4, 1 अपॉन टी प्लस 4, और 1 अपॉन टी प्लस 4 जो है ना, ठीक है, 1 अपॉन क्या है टी प्लस 4 जो है, जब अब इसको क्या करोगे, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, आप एक काम करो, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ से भी एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ तो हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ना, यहाँ से हमने क्या करा, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख देते हैं, और हम लोग जो जो हमने माना था ना, जो टी की वैल्यू, जो टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, वो हम लोग लेके चलते। चलो आपको ऐसे समझ आएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 रख दो आप यहाँ पे। टी कितना था आपका, तो अगर अगर आपको ध्यान होगा तो टी हमने माना था एक्स स्क्वायर को, ऑल ओके। अच्छा 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं कि हम लोग √3 का स्क्वायर, ऐसे भी आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। यानी आपको इसको इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 रख दो आप यहाँ पे। टी अपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, और आपने क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, ऑल ओके। अभी देखो, अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, वो क्या फॉर्मूला होता है वो हम आपको करके बताते हैं। वो जो फॉर्मूला होता है दैट इज dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसका रिजल्ट होता है दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, और इस फॉर्मूला पे हमने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक तरह से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले तो 6 तो बाहर निकल जाएगा आपका, है ना, 6 बाहर निकल जाएगा। और जब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज आपको मिलेगा 1 अपॉन 2। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई ए की वैल्यू कितनी है, और आपको बी की वैल्यू कितनी है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ऑल ओके ना। अभी देखो, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, यानी 6 तो हमने बाहर निकाल लिया, है ना, जो 6 था हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या करना, एक काम करो, आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, करोगे यहाँ से आप, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, अपने इस फॉर्मूला का यूज करना है, दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यूज करो आप, है ना, और इस फॉर्मूला का आप यूज कर दो। ठीक है, 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x बाई ए का यूज करो, और ये इन दोनों का आप इंटीग्रेट करके जोड़ देना, और लास्ट में ध्यान रखना एक हमने छोड़ा हुआ था, एक हमारे पास I1 था, यानी हमारे पास एक जो था ना, याद है आपको, हमने A1 इंटू था इस प्रकार से, ये 1 हमको कहाँ से मिला था, जब हमने डिवाइड करा था तो हमको मिला था। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका, यानी x माइनस इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसको खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर हमको आप बताओ ना, हम इसको फिर से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर हमारा, कौन सा था, ये था आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमारा था 18। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दैट इज 2x है ना, 2x अपॉन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो देखो सिंपल सा प्रोसीजर ये भी हमने अप्लाई करना है, इसको आप जेड मानो, यानी एक्स स्क्वायर को जेड मानो, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट जेड इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर मान लो, माना हमने एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, dz बाई dx कितना निकल गया, 2x निकल गया। तो फिर यहाँ से आप dx कैलकुलेट कर सकते हो, तो dx कितना निकल जाएगा आपका, दैट इज dz अपॉन 2x निकल जाएगा, ऑल ओके ना। अभी देखो ये क्या हो गया, dx हो गया, इसको हमने z माना था, तो ये हो गया z प्लस 1 इंटू क्या हो गया, z प्लस 3 हो गया। dx यहाँ पे था, तो dx की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी, दैट इज dz बाई 2x निकाला, तो यहाँ पे हमने रख दिया dz बाई 2x, ऑल ओके ना, ये कैंसिल हो गया। अब देखो, अब ये हमारे पास हमने इसको इंटीग्रेट करना है, यानी dz अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियरली ये किसका कौन सा केस है, ये तो लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है ना, ये हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है ये। अब क्या करोगे इसको आप, सबसे पहले इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करोगे। चलो करके दिखाई देते हैं आपको। तो क्या हो गया, ए अपॉन हो गया जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या हो गया, जेड प्लस 3। सबसे पहले हमने सॉल्व करा, फिर हमको यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेट करोगे, और फाइनली आपने जो जेड माना था, पुट जेड इक्वल टू क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, आपने वैल्यू रख देनी है। तो अगर वैल्यू रख दोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे स्टेप्स क्यों नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस कर लिया है, तो बस आपको तरीका समझाना था कि भाई कैसे बनाना है ना, और आपने खुद से ट्राई करना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बताना, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे।
चलिए, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 19 की बात। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए, ये तो 19 नंबर की बात हुई, कैसे करना आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करना है। चलिए, अब थोड़ा देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन 20 है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है 1/x टाइम्स x⁴ - 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी आप सोचो ध्यान से कि भाई यहाँ पे तो x है ना, और यहाँ पे क्या है x4 है, तो x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4 का इंटीग्रेशन, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई x4 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 4x3। तो यहाँ जो है ना 4x3 से आपने मल्टीप्लाई करना और आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑल ओके, तो ऊपर तो हो गया 4x3 है ना। अच्छा, ये देखो x3 और x और x3 ये कितना हो गया, x4 हो गया क्या, तो यहाँ पे आप लिख दो x4, इधर हो गया x4 - 1। ऑल ओके, ये तो 4 था, 4 का बाहर कर दो। ऑल ओके, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको आप जेड मान लो, यानी लेट जेड इक्वल टू क्या मान लो आप, x⁴ मान लो। फिर इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो गया, 4x3 हो गया। ऑल ओके, फिर क्या हो गया आपका dx कैलकुलेट करोगे, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x3 आ गया। dz सॉरी dx इक्वल टू कितना आ गया, dz/4x3 आ गया। ये तो 1/4 हमारे पास ऑलरेडी था ना, ये देखो 4x3 हो गया। इसको आपने कितना माना, जेड, तो जेड रख दो आप। ये क्या हो गया, z-1, तो इसको z-1 रख दो। इनटू क्या है, dz/4x3 है यहाँ पे ना, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा क्या, 1/4 तो है ही हमारे पास ना, ये क्या हो गया हमारे पास, dz/z टाइम्स z-1, ये मिल गया। अब आप क्या करोगे इसको, आपको पता है क्या करना है इसको, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है ना। पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करोगे, फिर आप क्या करोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे, है ना। तो हम यहाँ पे आपको 1-2 स्टेप करा देते हैं, फिर से आप जो है इसको भी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। देखो 1/4 तुमने 1/4 तो बाहर ही है, छोड़ दो उसको आप। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, आपके पास 1/z है टाइम्स z-1 है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 1a/z प्लस क्या लिखोगे आप, b/z-1, आप ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ से क्या करोगे, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना। ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर वही प्रोसीजर जो सेम है वही करना है आपने। यहाँ सब ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे, है ना। एंड फाइनली आपने जो जेड माना था, जिसको जेड आपने किसको माना था, तो जेड आपने माना था x⁴ को, तो x⁴ आपने रख देना है और आपने प्लस ही लगा देना है, तो आपका फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से ये भी बनेगा। चलिए, तो ये तो होगी बात 20 नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अभी तक हमने 7.5 आई थिंक हम लोग कर रहे हैं, और इसके हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व किए हैं, वो आपने खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि सब एक ही बेसिस पर है, एक ही पैटर्न पर है। तो हमने केवल आपको पैटर्न बताया है, बाकी आपने खुद से ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम होता है फिर आपको हम बताओगे। चलिए, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा हटके है, यानी बाकी के कंपैरिजन में जो ना अभी तक हमने जितने भी 20 क्वेश्चंस करे ना, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दैट इज 1/e⁻x-1, ठीक है। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ भी हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, वही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। भाई e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई e⁻x का डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, दोनों आपको सेम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे नया ट्रिक फॉलो करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है e⁻x से गुना ना करके हम लोग यहाँ पे e⁻−x से गुना करेंगे। ये थोड़ा समझिएगा, हम लोग जो है यहाँ पे e⁻x से गुना ना करके हम लोग जो है यहाँ पे e⁻−x से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ओके, तो देखो -x से मल्टीप्लाई करने के पीछे क्या लॉजिक था वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग -x से मल्टीप्लाई करा, एक में e⁻−x को एक से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हमारा e⁻−x हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, e⁻x इंटू e⁻−x मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है कि भाई e⁻0 आ जाएगा। देखो करके दिखाते हैं, ये हो गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। बेस से में क्या, तो बेस से में तो पावर को जोड़ते हो ना आप, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी e⁻ क्या हो गया, 0। और किसी के पावर 0, नॉट e⁻0, किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। पढ़ा होगा आपने, बेसिक रूल होता है ये, एक्सपोनेंट पावर का नीचे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं ना, बेसिक रूल होता है। चलो ये तो होगी बात। अभी देखो आप, तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, देन वी गेट 1, एंड जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, देन वी गेट e⁻−x। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। dx हमने एक तरह से इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये वाला जो नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको हम जेड मान लेते हैं, या टी मान लेते हैं, या पी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मानो इसको। चलो करके दिखाते हैं आपको। तो लेट मान लेते इसको टी ही मान लेते हैं, लेट टी इक्वल टू 1 माइनस e⁻−x। ऑल ओके। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, ठीक है। इसको लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो है ना dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो, तो dt/dx, ये क्या हो गया, dt/dx। ये तो 1 है ना, तो 1 का तो 0 हो गया, है ना। 1 का क्या हो गया, 0, ठीक है। माइनस तो माइनस है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, e⁻−x मिलेगा। और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। यानी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया e⁻−x मिल गया।
आई बात समझ में? अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमको जो है ऊपर में क्या लाना था, e टू द पावर माइनस एक्स लाना था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो dx कितना मिल जाएगा हमको, दैट इज dt अपॉन e टू द पावर क्या चाहिए, माइनस एक्स। हमने यहाँ पे dx कैलकुलेट कर लिया। अब देखो e टू द पावर माइनस एक्स था ना, ये क्या था, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने t माना था, t रख दो। ये क्या था, dx की वैल्यू हमने कितना माना, दैट इज dt अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स माना। ऑल ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी को जब भी आप क्या करोगे, 1 अपॉन टी को जब भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, लॉग टी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग क्या चीज टी। और टी आपने किसको माना था, टी आपने माना था e टू द पावर, सॉरी 1 माइनस e टू द 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स को माना। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हमने लिख दिया, और प्लस हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो और तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम आपको थोड़ा एक्सपेंड करके आपको दिखाई देते हैं कि कोई कैसे इसके बाद होगा। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे तो लॉग है ही हमारे पास, है ना, ये तो 1 है। e टू द पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, प्लस ही तो है ही। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज लॉग e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस क्या चीज थी। चलिए, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक 2 क्वेश्चन और है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेट करना। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करो, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करो, यानी a अपॉन क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, b अपॉन x माइनस 2 हो गया। सेम प्रोसीजर, क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर ए बी की वैल्यू रखोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे। ऑल ओके ना। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद सेम प्रोसीजर है, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये कौन सा केस है, लीनियर का केस है ना, x क्या आपका लीनियर है, और ये कौन सा केस है, क्वाड्रेटिक का केस है ना। ये कौन सा केस है, क्वाड्रेटिक का, यानी क्लियर कट केस है ये। किसका केस है, लीनियर और क्वाड्रेटिक का केस है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया होगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग, पहले इसको छोड़ दो आप, इसको इग्नोर करो। सबसे पहले इसको 1 कंसीडर करो, इसको अब जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। यानी ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर वाले को कैसे लिखते हो आप, बी एक्स प्लस सी लिखते हो, यानी बी एक्स प्लस सी अपॉन वोट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आप लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, फिर ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर ए बी कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, यानी लीनियर क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है हमने काफी किए हुए हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा 7.5, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। यानी फर्स्ट केस में हमने 3 तरह के मेनली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबसे पहले आपको मिलेगा लीनियर नॉन रिपीटेड, फिर आपको मिलेगा लीनियर रिपीटेड, फिर आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक रिपीटेड, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, और एक आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पे आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा, यानी लीनियर का भी यूज करना पड़ेगा एज वेल एज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। तो बस आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं करा है तो आपने उसको ट्राई करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताओगे, हम आपको उसको उस क्वेश्चन को स्पेशली फिर से सॉल्व करके आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है।